जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस हिस्सेदारी को लेने के लिए आप जानते हैं कि यह लड़ाई आपको स्वयं लड़नी पड़ेगी। और यह लड़ाई किसी तलवार की लड़ाई नहीं है दोस्तों, किसी लड़ाई ये तलवार की नहीं है, ना तोप की लड़ाई है, ना गोली की लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ वोट की है दोस्तों। आपको अपने खुद और अपने आसपास के लोगों को अपने वोट की ताकत को आपको बतानी पड़ेगी। दोस्तों आप जानते हैं वोट में कितनी बड़ी ताकत है। आपका एक वोट दोस्तों आपको विधानसभा के शीर्ष कुर्सी पर आपके मुखिया माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को 2022 में मुख्यमंत्री पद पर बैठा सकता है। लेकिन दोस्तों ये तब होगा जब आज आप लोग ये संकल्प लेके जाएंगे कि 2022 में हम माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को सीएम बना के ही छोड़ेंगे। ये आप लोगों के अंदर ये ताकत आनी चाहिए। और दोस्तों आप लोग जान रहे हैं हर गांव-गांव में हमारा जन अधिकार पार्टी का ये नारा पहुंच चुका है, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा का नाम पहुंच चुका है, जन अधिकार पार्टी का झंडा और टोपी पहुंच चुकी है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अब आप लोगों को वो झंडा और टोपी उठाने की जरूरत है। आप सब लोगों ने उत्तर प्रदेश और देश के अंदर बारी बारी से सभी पार्टियों की सरकार बनाने का काम किया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो, कांग्रेस पार्टी रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो और चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम आप सब लोगों ने किया। लेकिन साथियों ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि सभी दलों की सरकारें बार बार आप लोगों ने बनाने का काम किया, लेकिन अपने वादे पर खरे उतरने का काम किसी दल ने नहीं किया। दलितों, शोषितों, पिछड़ों, वंचितों, वो लोग अल्पसंख्यकों को कि वोट लेकर ठगने का काम किया, हमको गुमराह करने का काम किया और सरकार बनाने के बाद जब हमें भागीदारी देने की बात आई तो हमें ठेंगा दिखाने का काम किया गया, हमारा हक हिस्सा देने का काम नहीं किया गया। इसलिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने जन अधिकार पार्टी बनाने का काम किया और उनकी पार्टी का नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी। इसलिए साथियों आज इस मंच के माध्यम से हम आपको आह्वान करने आए हैं कि सबको देखा बार बार और हमको देखो एक बार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को भी आपने देखा है। उन्होंने नारा दिया था सबको देखा बार बार हमको देखो एक बार, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश और प्रदेश में चल रही है उसको 2022 में उखाड़ फेंकने का बीड़ा आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने उठाया। आप लोग अच्छी तरह से जानती हैं कि इस सरकार में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। इस सरकार में 8 साल की बेटी भी सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में जिस सरकार को आपने चुना और सोचा कि हम सुरक्षित होंगी, अफसोस कि इस सरकार में हम लोगों के साथ इतना बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया कि 8 साल की बेटी के साथ बलात्कार होता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने सीतापुर में जो हमारी बच्ची के साथ अत्याचार हुआ 25 सदस्यीय टीम भेज करके वहां पर उस बेटी को न्याय दिलाने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन आप यह जानती हैं कि आपको न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपकी अपनी सरकार नहीं होगी। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को आप उस गद्दी पर बिठाइए जिस गद्दी से आपके हक और अधिकार सुरक्षित होते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सन 2022 में आप लोगों के कीमती वोट की बदौलत भारत के राजनीति में नया पन्ना जुड़ेगा और जन अधिकार पार्टी की सरकार आएगी। ऐसी सरकार जो आपकी अपनी होगी, आपके हक और अधिकारों की सुरक्षा होगी, आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी, आपकी बहन बेटियां घर से निकलेंगी तो आपका मन नहीं डगमगाएगा। आपकी बेटियों को वह अधिकार मिलेगा जिसके लिए
आपको आवश्यकता है। आप आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन आपको आधा कुछ नहीं मिलता। हमारे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि महिलाओं को उनके और हक और अधिकार 50% मिलेंगे, लेकिन आवश्यक है उसके लिए आप अपने एक एक वोट को सन 2022 में जन अधिकार पार्टी के खाते में डालें। कि बूथ को बूथ, समंदर को समंदर लिखना। हमारे गरीबों मजदूरों को, किसानों, अकलियत के मसीहा आ रहे हैं, जो बोलेंगे उसे साफ साफ लिखना दोस्त। लेकिन मैं बताता हूं क्यों नहीं लिखोगे। बूथ को बूथ, समंदर को समंदर लिखना। कलम गूंगी है, तहरीरें अपाहिज है, बड़ा मुश्किल है सितमगर को सितमगर। छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारें दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो वो घर घर नहीं रहता, वो घर घर नहीं रहता। आज हम इस पार्टी को बुजुर्गों का भी इसमें आशीर्वाद मिल रहा है और हम चाहेंगे उनका तहे दिल से मैं ऐसे सभी बुजुर्ग भाइयों, बुजुर्ग पिता तुल्य बुजुर्गों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज युवा साथियों का जोश मैं रास्ते भर देखते आ रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं अपने युवा साथियों से कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। साथियों, मैं तहे दिल से अपने इन युवा साथियों के जोश को सलाम करता हूं और मैं इनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। समय पार्टी बनी थी, लेकिन वो लोग जो उसके करता धरता थे उससे बदल गए। लेकिन जब पूर्ण सत्ता पर आए तो मेरा यह मानना है कि अगर बाबू सिंह कुशवाहा ने जब उसका इस्तेमाल किया, जिसकी जितनी संख्या भारी जब सत्ता में आए, आप साल 2007 और 2012 के बीच में, तो उन्होंने जब इसको लागू किया, अपने दलित पिछड़े भाइयों को जब उन्होंने नौकरी, शिक्षा, व्यापार और राजनीति में जब हिस्सेदारी दिया, तो इसी का परिणाम था कि आपको जेल जाना पड़ा साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और जेल में रह करके भी उन्होंने कितना संघर्ष झेला, लेकिन आज आपके सामने है। उनको नेस नाबूद करने की कोई साजिश छोड़ी नहीं गई है, लेकिन फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्यों बुझे जिसको रोशन खुदा करे। लोहा दिया लोहार को, लोहार ने हथौड़ा बना दिया। सोना दिया सुनार को, सुनार ने पायल बना दिया। और वोट दिया मोदी जी को, आपको कटोरा थमा दिया। साथियों, मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, जब चुनाव आता है तो सारे नेता कहते हैं हमारे क्षेत्र के नेता के हाथ मजबूत करो और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ मजबूत करो। तो मैं रमेश चंद्र निषाद मल्ला का बेटा कहता हूं कि अब हमारे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के हाथ मजबूत करो। अगर हम ये बात समझ पाए कि जो वोट हम 5 साल में डालते हैं उससे हमारे और हमारे बच्चे का क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, अगर हम ये चीज़ समझ लें तो हम सही फैसला कर पाएंगे। और जब तक ये चीज़ हम नहीं समझ पाते कि जो वोट हम डालते हैं उससे कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है, तब तक हमारा वोट या तो गाय माता को बचाने में जाएगा, या भारत पाकिस्तान में जाएगा, या हिंदू मुसलमान के नाम पर जाएगा। और हर बार ऐसे इन्हीं नारों के साथ हमारा वोट जाता रहेगा। और अगर हम ये समझ लें कि जिसको हम वोट दे करके जिताते हैं उससे हमारा क्या फ़ायदा है, तो फैसला हमसे सही है। आज उत्तर प्रदेश की मैं जुल्म जास्ती की बात करूं, इन 1.5 महीनों में जो घटनाएं हुई हैं, वैसे तो जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अकलियत हैं, उनके साथ बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है।
उनकी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। लेकिन इन 16 महीनों में जो अन्याय अत्याचार हुआ है, वो अन्याय अत्याचार सबसे नंबर 1 पर मौर्य समाज पर हुआ है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उस बिरादरी का हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये रिपोर्ट सही है। नंबर 1 पर मौर्य पर, नंबर 2 पर निषाद मल्लाय पर, बिंद पर, नंबर 3 पर पाल पर, शेड्यूल कास्ट पर या और जातियों पर हुआ है। लेकिन नंबर 1 पर अगर किसी पर जुल्म ज्यादती हुई है तो वो मौर्य बिरादरी पर हुई। मैं अगर आपको इस एक डेढ़ महीने की घटना की बात बताऊं, बड़ी दुख के साथ मुझे कहना है कि ताली जुल्म ज्यादती होती है इसलिए बजाते हो, ताली कहाँ बजानी है ये भी तो जानो। जब हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, यही गलती हमें शिकार बनाती है जुल्म ज्यादती का। आज से 12 दिन पहले एक 10 साल की बेटी सीतापुर में मौर्य समाज की, उसके साथ इतना भयानक रेप हुआ और उसके मुंह पे भूसा ठूस दिया गया, घास ठूस दिया गया और उसका शरीर का कोई भी अंग सलामत नहीं रहा और कोई कार्रवाई नहीं हुई। फतेहपुर आपके बगल में है, जहानाबाद के पटेल जी आज ज्वाइन किए हैं पार्टी। फतेहपुर में 2 बेटियों के साथ जो मौर्य समाज की है बलात्कार हुआ और मार के फेंक दिया। हाथरस में अभी 22 तारीख को एक 9 साल की बेटी के साथ कुशवाहा थी, रेप हुआ और मार के फेंक दिया। सीता बस्ती में एक बेटी के साथ रेप हुआ और मुकदमा नहीं लिख रहे, कंप्रोमाइज करने के लिए कह रहे हैं और कहते हैं गोरखनाथ मंदिर से फोन आया है कि कंप्रोमाइज करो। जौनपुर में एक बच्चा बाहर नौकरी करता था, गांव आया, गांव में कोई केस हुआ, उसका कोई लेना देना नहीं था। एक मौर्य समाज का आदमी, एक शेड्यूल कास्ट का आदमी, पुलिस उठा के ले गई, उसको मार के फेंक दी। ये बातें मैं इसलिए कहता हूँ कि हम जब ये घटनाएं होती हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम पुलिस को दोष देते हैं। एक सवाल उसके पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि जरा ध्यान से सोचिए कि पुलिस उसी की सुनती है क्या जिसको वोट दे करके जिताते हो? और अगर पुलिस उसी की सुनती है जिसको वोट दे करके जिताते हो तो पुलिस का क्या दोष है? आपने तो ऐसे आदमी को जिताया है जिसने जुल्म ज्यादती की है, जिसके बच्चों ने इस घटना को अंजाम दिया है। उसका पिता एमएलए है, मंत्री है, जिसको आपने वोट दे करके जिताया है। तो दरोगा कैसे कर पाएगा? कप्तान कैसे कर पाएगा? दरोगा कार्रवाई करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगा, करना चाहेगा तो वो हटा देगा, उसको कप्तान को हटा देगा। तो हमारी जो सुनाई नहीं होती उसके पीछे जिम्मेवार कौन है? अगर सही माने में सोचेंगे समझेंगे तो जिम्मेवार हम नजर आएंगे। हमने उस आदमी को जिता करके भेजा है जो लोग हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर जुल्म ज्यादती करते हैं। मैं यही सवाल बार बार लोगों से पूछता हूँ कि अगर हम माँ बाप हैं, हमारे बच्चे को स्कूल की ज़रूरत है तो ज़रा ध्यान से सोचिए, क्या स्कूल और कॉलेज वही बनाते हैं क्या जिसको वोट दे करके हम जिताते हैं? अगर हमारा बच्चा पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसे रोजगार की ज़रूरत है तो क्या रोजगार देने का काम वही करते हैं क्या जिसको वोट दे करके हम जिताते हैं? अगर हम किसान हैं, हम चाहते हैं कि खाद बीज हमें सस्ती मिले, हमारे फसल की कीमत हमें सही मिले। अगर सूखा पड़ जाए या अकाल पड़ जाए तो सरकार जो सरकारी खजाने से हमें लोन देती है और नहीं दे पाते हैं, हमारी ज़रूरत है माफ़ हो जाए, तो ज़रा ध्यान से सोचिए कि वही माफ़ करते हैं क्या जिसको वोट दे करके जिताते हो? या आपके यहाँ संगम है कि संगम नहाने से माफ़ हो जाता है? इन सारी चीज़ों को ध्यान से सोचिए और समझिए। हमारी माताएं और बहनें बैठी हैं, आपको भी सोचने और समझने की ज़रूरत है कि जो हमें 5 किलो अनाज और गैस सिलेंडर चूल्हा या कॉलोनी और जो 2-2 हज़ार करके 6,000 रुपया मिलता है, क्या जहाँ नारियल लेके जाते हैं, संगम नहाने जाते हैं, क्या वहाँ से मिलता है क्या? कि वही देते हैं जिसको वोट दे करके जिताते हैं?
अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए कि सारी हमारी समस्याओं का समाधान वहीं पर होता है जहां पर जिनको वोट दे करके हम भेजते हैं। किसान को खाद सस्ती मिलेगी कि महंगी मिलेगी, इसका फैसला तो लखनऊ और दिल्ली में होता है, और जिनको हम वोट के बल पर जिता करके भेजते हैं वो फैसला करते हैं। अगर ये बात हमारे दिमाग में बैठ जाए तो फिर हमारा वोट गाय माता को बचाने में नहीं जाएगा, हिंदू मुसलमान में नहीं जाएगा, भारत पाकिस्तान में नहीं जाएगा। अगर ये हमारे समझ में आ जाए कि हमारे बच्चों को रोजगार वही देते हैं जिनको वोट दे करके जिताते हैं, तो फिर हमारा वोट उसके लिए जाएगा जो हमारे बच्चे को रोजगार के बारे में सोचेगा। हमारा वोट उसको जाएगा जो हमारे बेटी और बेटी की सुरक्षा के बारे में सोचेगा। और जब तक ये हमें समझ में नहीं आएगा कि जिसको हम वोट दे करके जिताते हैं उसके हाथ में होता क्या क्या है, यही एक विडंबना है और यही एक हमारे हार का कारण है। ये जीवन की हमारी एक गलती जब 5 साल में हम करते हैं वोट देने की, जब हम उन्हें वोट देते हैं तो वो मालिक बन जाते हैं, हम गुलाम बन जाते हैं। और अगर ये एक गलती ठीक कर लें, वोट हम ले लें तो वो गुलाम बन जाए, हम मालिक बन जाए। और जब तक ये एक गलती होती रहेगी तो 74 साल के आज़ादी के बाद भी, 71 साल के संविधान के लागू होने के बाद भी आज भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, और आने वाले कितने 70 साल चले जाएंगे हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। संविधान निर्माताओं की यह मंशा थी, जिन्होंने हमें वोट का अधिकार दिलाया, वो सोच के दिलाया कि राजशाही अच्छी बात नहीं है, राजा तानाशाह होता है। अब राजा के घर में राजा नहीं होना चाहिए, राजा का बेटा नहीं राजा होना चाहिए, लोग जिसको चुने वो राजा बने। तब हमारे देश में लोकतंत्र आया। अब जिसको आप वोट देते हैं वो राजा बनता है, और हमेशा के लिए नहीं बनता, 5 साल के लिए बनता है। 5 साल का प्राविधान इसलिए रखा गया कि अगर वो राजा जिसको आपने बनाया है वो ठीक काम करे तो आप उसको दोबारा बनाइए, अगर वो ठीक काम ना करे तो 5 साल बाद उसे कुर्सी से नीचे उतार दीजिए। सोचा तो ये गया था कि जिसके ज़्यादा वोट हैं वो जीत के जाएगा, क्योंकि जीतता वही है जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं। लेकिन ये दुख की बात है कि जिनके कम वोट हैं वो जीत के राजा बन जाते हैं, और जिनके ज़्यादा वोट हैं वो गुलाम बन जाते हैं। कभी भगवान के नाम पर, भगवान का घर बनाने के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी भारत पाकिस्तान के नाम पर, और तमाम तरह के नारे हमारे बीच में आ जाते हैं, जिससे गुमराह होकर के हम अपने वोट को दे देते हैं। मैं अभी बात 5 किलो अनाज की और कॉलोनी की और गैस सिलेंडर चूल्हे की कर रहा था। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ और हर जगह मुझे इसलिए कहनी पड़ती है कि 5 किलो का बहुत असर है। वो 2-2 हज़ार करके जो 6 हज़ार मिला है उसका बहुत असर है। जो 1,20,000 का कॉलोनी मिली है उसका बहुत असर है। उसका असर नहीं है कि डीजल 7 साल पहले 50 रुपया में था, अब 100 रुपया का है। और जब डीजल महंगा है तो हर चीज़ महंगी है। उस चीज़ का असर नहीं है किसान के अंदर कि जो 7 साल पहले हमें 100 रुपया बचता था तो ये 7 सालों बाद हमें 30 रुपया बचता है, बामुश्किल में बचता है। लेकिन उसकी जेब से 60,000 चला जाता है, उसे पता नहीं चलता, और 6,000 मिल जाता है तो वो खुश हो जाता है कि नहीं 6,000 हमको मिलते हैं। खाद बीज कितनी सस्ती महंगी हो गई है उसे पता नहीं चलता, उसकी फसल की कीमत कितनी सस्ती हो गई है पता नहीं चलता। 6,000 मिल जाता है तो लगता है कि 6,000 तो कभी मिला नहीं। 5 किलो अनाज मिल जाता है तो खुश है। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि ये 5 किलो अनाज, ये गैस सिलेंडर चूल्हा, ये कॉलोनी, ये नेताजी के घर के पैसे की नहीं है, ये आपके अपने पैसे की है, आपके गाढ़ी कमाई की है, आपके खून पसीने के पैसे की है। आप बाजार से कुछ भी खरीदने जाते हैं, अगर नमक भी खरीदने जाते हैं तो टैक्स देते हैं आप। 1 लीटर जब डीजल खरीदते हैं और 100 रुपया 90 रुपया के डीजल में 45 रुपया 50 रुपया टैक्स देते हैं आप। पेट्रोल पंप वाले मालिक को तो 2.25 रुपया मिलते हैं 1 लीटर में, 50 रुपया तो सरकार टैक्स लेती है, और बाकी जो बचा पैसा वो तेल की कंपनियां ले जाती हैं। और जरा ध्यान करिए कि आपको किसानी में कितने लीटर डीजल लगता है। अगर 100 लीटर डीजल लगता है तो 5,000 रुपया तो आपका इसी में चला गया, और बाकी जो चीज़ें आप बाजार से खरीदते हैं तो जब डीजल महंगा तो जो बाजार में चीज़ें आती हैं ट्रक में लग के वो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं।
आप कपड़े खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, आप बेचने जाते हैं तो टैक्स देते हैं। हमारा देश एक ऐसा देश है कि अगर एक दिन का बच्चा पैदा हुआ है और वो दवा लेने जाता है तो 1 रुपया की दवा तो 1 रुपया सरकार का टैक्स। अब ये सारा जो टैक्स लिया जाता है, हर व्यक्ति से गरीब आदमी को भी टैक्स लगता है। कोई बिना टैक्स के नहीं रह सकता इस देश में, हर व्यक्ति टैक्स देता है यहाँ। और जो ये टैक्स का पैसा है ये सरकारी खजाने में जमा होता है और सरकारी खजाने की मालिक सरकार होती है और सरकार आपके वोट से बनती है। और फिर उस सरकारी खजाने से आपको 5 किलो अनाज मिलता है, गैस सिलेंडर चूल्हा मिलता है, कॉलोनी मिलती है, किसी को 500 रुपया मिलते हैं, किसी को 6000 रुपया मिलते हैं। और जो बचा पैसा, इतना भर पैसा आपका नहीं जमा होता कि कॉलोनी गैस सिलेंडर मिल जाए। उसी टैक्स के पैसे से ये सड़कें बनती हैं, आपके टैक्स के पैसे से ये बिजली लगती है। और जो आप टैक्स देते हैं, सिपाही से लेकर कप्तान तक उसको वेतन मिलता है उसी पैसे से, लेखपाल से कलेक्टर तक आपके पैसे से वेतन मिलता है। और जो बचा पैसा वो नेताजी के हेलीकॉप्टर के तेल में खर्च होता है, नेताजी के बंगले में खर्च हो जाता है, नेताजी की गाड़ी में खर्च हो जाता है। ये आपके टैक्स के पैसे का है। नेताजी कोई फावड़ा नहीं करते, कोई धंधा नहीं करते हो। आपका जो टैक्स का पैसा जो सरकारी खजाने में जमा होता है, अगर 100 रुपया जमा होता है उस पर 10 रुपया आपके लिए खर्च हो जाता है। बाकी बचा पैसा सरकारी अधिकारियों के वेतन में खर्च होता है, बाकी बचा पैसा नेताजी के शान और शौकत में खर्च हो जाता है। ये जो टैक्स का पैसा, कितनी मजे की बात है कि आपके वोट के द्वारा चुनी गई सरकार और आपका दिया हुआ पैसा जो सरकारी खजाने में है और आपके पैसे की मालिक सरकार जिसको आपने वोट से बनाया है और आपके हाथ में कटोरा। पैसे के मालिक वो क्योंकि आपने उसे वोट दे करके बनाया है मालिक। और फिर आपको वो 5 किलो अनाज देती है, गैस सिलेंडर चूल्हा देती है और उस पर आप खुश हो जाते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि भाई हमने वोट दे करके आपको बनाया है, 5 किलो अनाज और कॉलोनी में काम नहीं चलेगा, हमारा भी बच्चा चाहता है कि शिक्षित हो जाए, वो भी डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, प्रोफेसर बनना चाहता है, सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई 5 किलो का 10 किलो अनाज ले लो, 1 सिलेंडर के 2 सिलेंडर ले लो, 1 कॉलोनी के 2 कॉलोनी ले लो। लेकिन डॉक्टर तो उन्हीं कलर का बनेगा, कलेक्टर तो उन्हीं कलर का बनेगा, कप्तान तो उन्हीं कलर का बनेगा। अगर आपको जरूरत है तो फ्री बसें चले जाएंगी तो संगम नहाएंगे, ट्रेनें फ्री चला देंगे तो चारों धाम कराइए। लेकिन ये बात मत करिए कि लड़का डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, कप्तान बनेगा। और अगर हमारे बच्चे सरकारी नौकरियों में नहीं जाएंगे, हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, भागीदारी नहीं मिलेगी, सारे थानों में, सारे परगनाओं में और सारे जिलों में अधिकारी उन्हीं के बैठे रहेंगे तो कौन सुनेगा आपकी। इसलिए जिस दिन से हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी बनाई वो दिन से नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जितने थाने हैं, 1600-1700 थाने, उन थानों में पाल का भी बेटा दरोगा हो, निषाद का भी बेटा दरोगा हो, प्रजापति का भी बेटा दरोगा हो, मौर्य का भी बेटा दरोगा हो, सब जाति के लोग दरोगा हो, कप्तान हो, जिलाधिकारी हो, तब तो न्याय मिलेगा। अगर एक जाति विशेष के लोग पदों में बैठे रहेंगे तो कौन इंसाफ करेगा। अगर एक जगह यादव बैठा है, एक जगह मौर्य बैठा है, पाल बैठा है, प्रजापति बैठा है, तो पाल को डर रहेगा कि मैं नाइंसाफी करूंगा तो मेरे आदमी के साथ बगल में नाइंसाफी होगी। यादव जी को पता रहेगा कि अगर मैं अपने थाने में नाइंसाफी करूंगा तो बगल में मौर्य जी बैठे हैं, वो यादव के साथ नाइंसाफी करेंगे। ठाकुर साहब को पता होगा कि अगर मैं यहाँ जिलाधिकारी हूँ तो बगल में पाल साहब जिलाधिकारी हैं, अगर मैं गलत करूंगा तो बगल के जिले में पाल साहब गलत कर देंगे। तो फिर समानता आएगी, फिर आपके साथ गैर बराबरी नहीं होगी, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन सर ये सब चीज़ें करेगा कौन, ये सब चीज़ें करेगा कौन? जरा ध्यान से सोचिए। जिसको वोट दे करके जिताते हैं वही करता है क्या? कौन करता है? जिसको वोट दे के जिताते हैं वही करता है कि और कोई करता है? और अगर ये नहीं होता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? और जब जिम्मेवार हम हैं और हम किसी और को दोष देते हैं, रो लेते हैं, कोसते हैं और शांत होकर के घर में बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि दोषी कोई और है, गलती किसी और की है।
और जब हमें मान लेते हैं कि गलती किसी और की है तो कोई और ठीक हो, हमें ठीक होने की जरूरत नहीं। जीवन की सबसे समझदारी एक ही बात है कि हमें ये पता चल जाए कि गलती किसकी है, और जिस दिन ये पता चल जाए कि गलती हमारी है तो हम अपने को ठीक कर सकते हैं। ये लड़ाई हम उनको ठीक करके नहीं जीत सकते, अगर हम ठीक हो जाए तो ये लड़ाई जीत लेंगे। हम सोचते हैं, बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे फेसबुक में उनको गाली लिखते हैं, बुरी बुरी बातें लिखते हैं, वो सोचते हैं कि उनको ठीक करना है। अरे उनको नहीं ठीक करना, अगर हमारे लोग ठीक हो जाए तो ये लड़ाई हम जीत जाएं। दिक्कत उन्हें ठीक करने की नहीं है, दिक्कत हमको खुद ठीक करने की। जिस दिन हम ठीक हो जाएंगे उस दिन ये लड़ाई हम जीत जाएंगे। हम लोगों ने जितने दबे कुचले मजलूम लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अक़लियत हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारे देश में एक समान शिक्षा पद्धति हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, पढ़ाई उसे एक तरह से कराई जाए। हमारे देश में दोहरी शिक्षा नीति है, एक तरफ पब्लिक स्कूल है, प्राइवेट पब्लिक स्कूल, एक तरफ सरकारी स्कूल है। प्राइवेट पब्लिक स्कूल में CBSE और ICSE की पढ़ाई है, और प्राथमिक विद्यालय में यूपी बोर्ड की पढ़ाई है, वो हिंदी मीडियम से पढ़ाई है। हम ये चाहते हैं कि ठीक है, बड़े आदमी का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, AC लगा ले, सोफे में बैठ जाए, गरीब का बच्चा टाट पट्टी में बैठ जाए, बिना पंखे के पढ़ ले, लेकिन किताबें एक तरह की हो, पाठ्यक्रम एक तरह का हो, पढ़ाई एक तरह का हो। हम लोग ये चाहते हैं ताकि जब वो गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा जब वो पढ़ करके जाए, कंपटीशन में बैठे, तो उसके मन में ये भावना न रहे कि मैंने CBSE ICSE नहीं पढ़ी, मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी, इसलिए मैं फेल हो गया, और वो CBSE और ICSE पढ़ा इसलिए वो पास हो गया। इसलिए हम ये चाहते हैं, हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा जन अधिकार पार्टी चाहती है कि एक समान शिक्षा पद्धति हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा। हम चाहते हैं कि जो हमारी किसानों की समस्याएं हैं, किसानों को खाद बीज सस्ती मिले, बिजली उसे सिंचाई के लिए फ्री मिले, गरीब को बत्ती जलाने के लिए फ्री मिले, और अगर किसान कभी कर्जा लेता है, अगर सूखा अकाल पड़ जाता है तो उसका कर्जा माफ हो, क्योंकि उसके टैक्स के पैसे का जमा किया पैसा खजाने में। लेकिन ये करेगा कौन? हम चाहते हैं हमारे बच्चे को फ्री शिक्षा मिले, हर समाज के बच्चे को फ्री शिक्षा मिले, और शिक्षा मिलने के बाद उसे रोजगार मिले। लेकिन ये देगा कौन? जरा ध्यान से सोचिए, ये वही देता है क्या जिसको वोट दे करके जिताते हैं। बात एक ही जगह आकर के रुकती है, दूसरी जगह बात कहीं नहीं जाती है। लेकिन ये बात अगर आपकी समझ में आ जाए तो 5 साल तक चुनाव, 4 साल 10 महीने तो आपके समझ में आती है, और जब चुनाव का मौका आता है तो पता नहीं कौन सा जादू चलता है, फिर आप कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। कहते हैं अब की बार नहीं, अगली बार बताइएगा, और एक बार का 5 साल आपका और आपके बच्चों को 50 साल पीछे ले जाता है। अभी जो मेडिकल में रिजर्वेशन दोबारा हुआ, 3 साल से पिछड़ी जात के बच्चों को नीट में रिजर्वेशन नहीं था। 11,000 बच्चों का हिस्सा मारा गया, पिछड़ी जात के बच्चों का, पाल का, बघेल का, निषाद का, बिंद का, भुर्जी का, तेली का, तंबोली का, मौर्य का, यादव का, कुर्मी का। 11,000 बच्चे डॉक्टर बनने से रह गए, पिछड़ी जात के बच्चे। जो 27% का रिजर्वेशन था, कोटा था, वो नहीं दिया गया। इस साल जब सब लोगों ने विरोध किया, चुनाव सर पर है, तब लगा कि पिछड़ी जात का वोट हमें फिर से लेना है, तो इस साल उन्होंने किया। लेकिन जो 11,000 बच्चे हमारे नहीं बन पाए डॉक्टर, उनका क्या? उनको कौन करेगा? और इसका जिम्मेवार कौन है? वोट दे करके हमने उन्हें सत्ता में भेजा है, उन्होंने हमारे बच्चों का अधिकार मारा है, तो जिम्मेवार तो हम हैं, वो थोड़ी। अगर हम उनको वोट दे करके ना बनाए होते तो हमारे बच्चों के साथ ना होते। जो किसानों की जाने गई, वो जो किसानों के 3 कानून बने हैं कृषि के, वो दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हैं, इसलिए लागू नहीं है पूरी तरह। जिस दिन वो लागू हो जाएंगे, इस देश का किसान किसी काम का नहीं बचेगा। अगर वो भरपेट खाना खा पाएगा तो कपड़े नहीं पहन पाएगा, और जो गरीब किसान है वो बामुश्किल से एक टाइम की उसे रोटी मिलेगी। ऐसा कानून सरकार ने बनाया है, उस सरकार ने बनाया है जिसको हमने वोट दे करके जिताया है। 500 किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर में बैठ के ऐसे जान थोड़ी दे दी है। लेकिन हमको तो पता नहीं है कि हमारे लिए है, हम तो अपने घर में बैठे हैं, हमें तो ये समझ में भी नहीं आता कि हमारे हक हिस्से की लड़ाई कौन लड़ता है। हमें तो ये भी पता नहीं है
कि अगर महात्मा फुले हमारी बेटियों के लिए पढ़ाई के लिए आंदोलन न चलाते तो शायद हम इस लायक न होते कि पढ़ लिख करके आपके सामने खड़े हो पाते। हमें तो लगता है कुछ लोगों को कि हम बहुत होशियार हैं या हमारे माँ बाप के पास बहुत पैसे थे इसलिए हमने पढ़ा दिया और हम लाट साहब हो गए। ये थोड़ी पता है कि हमारे लिए किसी ने लड़ाई लड़ी। आज जो हमारे 11,000 बच्चे डॉक्टर बनने से रह गए उसका जिम्मेवार कौन है? जब कल बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि आपके पुरखों ने तो आपके लिए संघर्ष किया तो आप यहां तक पहुंचे और आपने हमारे लिए क्या किया जब आपका मौका था। किसान का कानून बना और शिक्षा का भी कानून बना है। ये कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेज बंद नहीं है, जो नई शिक्षा नीति बनी है उसकी वजह से स्कूल कॉलेज बंद है। जब नई शिक्षा नीति आएगी तो आपको पता चलेगा कि कहां आप पहुंच गए हैं, कहां आपने अपने बच्चों को पहुंचाया है। प्राइमरी से लगा के हायर एजुकेशन तक सरकार ने यह फैसला किया सब प्राइवेट को दे देना है। अब जरा सोचिए आप कि हम लोग कितने % लोग अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं। गांव के जो प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, गरीब का, किसान का, मजदूर का बेटा वहां पढ़ता है, पिछड़े का, दलित का, अकलियत का बच्चा वहां पढ़ता है। और जब ये सब प्राइवेट को चले जाएंगे और प्राइवेट कानून में है कि फीस वो अपनी मर्जी से तय करेंगे तो कितने लोग हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? अगर आज एक सरकारी मेडिकल में, एक कॉलेज में एक बच्चे का एडमिशन हो जाए, डॉक्टर बनना चाहे तो सरकारी मेडिकल कॉलेज में 3 से 4 लाख में 4 साल में पढ़ के डॉक्टर बन के आ जाता है। और अगर उसको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़े तो 1 से 1.5 करोड़ रुपया लगता है। हम में से कितने लोग अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा पाएंगे? लेकिन ये बात हमें समझ भी नहीं आती। हमको लगता है कि नहीं, सब ऐसे चलता रहेगा, ऐसे हम अपने घर में बैठे रहेंगे और ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा। आपको चिंता करनी होगी अगर आप माँ बाप हैं अपने बच्चों की। राजनीति खाली शौक के लिए नहीं है। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जिससे विकास के सारे ताले खोले जा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भी यही कहा है। अगर हम इन चीज़ों को नहीं सोच पाए, अपने बच्चे के हक अधिकार के बारे में नहीं सोच पाए तो और कौन सोचेगा? हम माँ बाप हैं तो हम ही को सोचना पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़ी हमारे बच्चे के बारे में सोचेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो पहला सवाल मैंने किया आप उस पर चिंता करिए कि 5 साल में जब वोट देते हैं हम, जिसको वोट दे करके जिताते हैं उसके हाथ में क्या क्या होता है। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा उस दिन आपसे गलत फैसला नहीं होगा। फिर आपका वोट साड़ी ब्लाउज में, शराब की बोतल में, मुर्गे में और 2, 4, 5 हज़ार में नहीं जाएगा। फिर आपका वोट आपके और आपके बच्चे के हित में है। इसलिए जो मेरा पहला सवाल है, आपको यही चिंतन करना है और यही सोचना है कि आपके वोट जिसको देते हो उसके हाथ में होता क्या है। बहुत सारे साथी हमारे जब 10-11 बजे हो जाते हैं, फुर्सत हो जाते हैं तो मुझको फ़ोन लगाते हैं, कहते हैं कि मंत्री जी बात तो ठीक है, बात तो बन रही है, लेकिन थोड़ा और किसी से गठबंधन हो जाता तो बात बन जाती। तो मैं पूछता हूँ किससे हो जाए? तो कोई कहता है सपा से हो जाए, कोई कहता है बसपा से हो जाए, कोई कहता है बीजेपी से हो जाए, कोई कहता है कांग्रेस से हो जाए। जितने फ़ोन आते हैं उतनी तरह की बातें हैं। मैं भी बड़ी बातें ध्यान से सुनता हूँ कि भाई सलाह है, और ख़ास करके मेरी बिरादरी के लोग तो सलाह बहुत देते हैं, उनमें सलाह की तो कमी है नहीं। भाई अशोका के खानदान के हैं, चतुर्गुण के खानदान के हैं तो सलाह तो दे सकते, कुछ दें ना दें, कुछ करें ना करें, लेकिन सलाह जरूर देते हैं। और बड़ी मज़ेदार ये कि जो मेरे साथ नहीं है वो ज़्यादा सलाह मुझे देते हैं कि अगर आप थोड़े मजबूत हो जाते तो हम भी आ जाते, और जब तक आप मजबूत नहीं होंगे तो हम नहीं आएंगे, हम किसी और का झोला उठाएंगे। हम आपके साथ तभी आएंगे जब आप मजबूत हो जाएंगे तो आएंगे। अभी जैसे आप इतने लोग हैं तो नहीं आएंगे। जब मैं गेस्ट हाउस में या डाक बंगले में अकेले में रुकूंगा तो अकेले में मिल जाएंगे मुझसे, लेकिन आपके सामने नहीं आएंगे, पता ना चले, क्योंकि दूसरे का तो भी झोला उठाना है ना, खुले ना। तो मुझे सलाह देते हैं
तो मैं आपके सामने भी इतने लोग बैठे हैं, अभी हमारी पार्टी नहीं है, हमारा मोर्चा नया है। अगर हम किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन करेंगे तो कोई बड़ी पार्टी जब हमसे गठबंधन करेगी तो वो अपने फायदे के लिए करेगी कि हमारे फायदे के लिए? हैं? अपने फायदे के लिए करेगी कि हमारे फायदे के लिए? अपने फायदे के लिए करेगी ना। कोई बड़ी पार्टी चाहेगी कि हमारी पार्टी खड़ी हो जाए? हैं? और जब हम उनसे गठबंधन करेंगे तो सरकार उनकी बनेगी कि हमारी? हैं? और भाई अगर 4 साल हो गए हो, लट खाना भूल गए हो, दोबारा खाना हो तो बताओ, कर लिया जाए। बात समझ रहे हो ना? बहुत सारे साथी मेरे कहते हैं कि लट खाना पुरानी बात हो गई, जब 4 साल में भूल गए हैं, पीठ फिर खाली हो गई है, फिर उनका डंडा खाएंगे तो फिर ध्यान आ जाएगा। हैं? तो बहुत सारे साथी मुझे एक दिन कहने लगे कि साहब जब गठबंधन करेंगे, वो हमारा प्लाट कब्जा करेंगे या जब हमें लठ मारेंगे तो आप भी तो रहेंगे, तो हम आपके पास आएंगे। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं तो वहाँ रहूँगा, लेकिन उनका आदमी मुझसे ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? हैं? तो उनकी सुनी जाएगी कि आपकी सुनी जाएगी? हैं? तो करना चाहिए कि नहीं? हैं? कुछ लोगों को सत्ता की बड़ी जल्दी है, जो मेरे अपने भाई हैं, जो मेरे अपने साथी हैं, बड़ी जल्दी सत्ता की है कि सत्ता में पहुंचा जाए। जब कुछ करना न पड़े, सत्ता में जल्दी से पहुंच जाएगा। कुछ करना न पड़े, मेहनत ना लगे, कोई मेहनत ना हो, कुछ करना न पड़े और जल्दी से मालपूड़ी मिल जाए। अभी तो लोग सत्ता में हैं ना, मालपूड़ी मिल रही है? हैं? कितना खा रहे हो? इन 6 बेटियों के साथ 1-1.5 महीने में रेप हुआ है और मुकदमा भी नहीं लिखा गया, कार्रवाई भी नहीं ठीक से हुई। हैं भी तो आपके लोग सत्ता में, ले लो न्याय। मारे तो जाते हैं लोग। इन 70 सालों में कभी इतनी हत्याएं नहीं हुई जितनी इन 4 साल में हत्याएं हुई है हमारे लोगों के, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हुआ है। हैं तो सत्ता में लोग, ले लो न्याय। मिलता है इंसाफ? ऐसा फिर सत्ता में जाना चाहते हो? जब मैं वहां रहूंगा और मैं तो उसका पिछलग्गू रहूंगा, मेरी सुनी जाएगी कि उनकी सुनी जाएगी? ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको सोचना और समझना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं, अगर कोई मेरे करीब आएगा, बात करना चाहेगा, हाँ हिस्सा देना चाहेगा तो मैं नहीं करूँगा। हम भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथी जितने मेरे साथ हैं, वो सब इस बात पर सहमत हैं कि अगर कोई बड़ी पार्टी हमारे मोर्चे में आती है, गठबंधन करती है और वो ये कहती है कि हम इस बात के लिए तैयार हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर वो इस बात के लिए सहमत है तो हम उसके साथ कर लेंगे। लेकिन खास करके जो आप सुनते हो कि नहीं बड़ी जल्दी वो पार्टी सत्ता में जाने वाली है, हैं? पीठ खाली है, फिर से लट खा लिया जाए, वो आपका वोट तो लेना चाहती है लेकिन हिस्सा नहीं देना चाहती। वो चाहती तो है कि पाल का वोट मिल जाए, निषाद का मिल जाए, राजभर का मिल जाए, कुर्मी का मिल जाए, मौर्य का मिल जाए, लेकिन हिस्सा नहीं देना चाहती। वोट लेना चाहती है लेकिन हिस्सा नहीं देना चाहती है। मैंने उनसे कहा कि भाई हिस्सेदारी की बात करो तो ठीक है, कहीं आपको मंत्री बना देंगे, आपको राज्यसभा भेज देंगे, तो भाई मंत्री तो अभी भी है, उप मुख्यमंत्री भी है, तो हिस्सा मिल गया क्या? मैंने कहा भाई अगर 100 भर्ती निकले, सिपाही 100 भर्ती हो तो भाई तुम्हारा ज़्यादा असर है, तो भाई 40 कर लो अपने आदमी, 5 कुम्हार भी कर दो, मुराई भी कर दो, क्वेरी भी कर दो, पाल भी कर दो, कुछ निषाद भी कर दो, सबको करो तो बात बनेगी ना, तो हिस्सेदारी की बात होगी ना। कि नहीं ये बात मत करो, ये बात मत करो, मंत्री बन जाओ, तुम्हारे घर को मंत्री बना देंगे, आपको राज्यसभा भेज देंगे, वोट दे दो बस। लेकिन जब नौकरियां निकलेगी तो वो तो उन्हीं के आदमी जाएंगे, फिर आपके आदमी थोड़ी जाएंगे। तो अगर मंत्री बनने के लिए चलना है, विधायक बनने के लिए चलना है,
और हिस्से की बात नहीं करना, अपने बच्चों की, किसानों की बात नहीं करना, मजदूरों की बात नहीं करना, तो आप बताओ मैं कल कर लूँ? क्या करना है? देखो भाई बता देना, कुशवाहा जी लोग, मौर्य जी लोगों के नाक में गुस्सा होती है, फिर वो कहते हैं कि हमारी बात मानी नहीं गई है। तो अभी बता देना मुझे भाई। देखो अध्यक्ष जी हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, ये तो समझा लेते हैं निषाद जी को, चौधरी साहब हमारे बैठे हैं वो समझा लेते हैं, लाखन राजपासी जी के ये भी समझा लेंगे, प्रजापति जी समझा लेंगे, लेकिन जो मेरी बिरादरी भैया वो 10 पीढ़ी राज किया है, वो जल्दी कहाँ मानती है? भाई हमारी बिरादरी तो इतनी बुद्धिमान है कि वो जल्दी से अपना नेता थोड़ी मानती है किसी को। वो अलग बात है कि मुलायम सिंह जी को यादव जी ने मान लिया नेता, वो आपके इतना होशियार नहीं थे इसलिए मान लिया उन्होंने। मायावती जी को, कांशीराम जी को उनके लोगों ने मान लिया, आपके इतना बुद्धिमान नहीं थे। मौर्य किसी को नेता मानता है जल्दी? कुशवाहा किसी की हिम्मत है कि बन जाए उनका नेता? घर घर तो नेता है, किसी की बात कहाँ सुनता है? तो भाई मैं इसलिए भरी सभा में सलाह ले रहा हूँ आपसे कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप बता देना। अगर मेरा सोचना गलत हो तो आप इतने लोग हो, मैं कल फिर मुझसे ये ना कहना कि नहीं आप कर लेते तो सत्ता में चले जाते। अगर सत्ता में चलना हो तो बताओ भाई, कल मैं घोषणा कर देता हूँ, फिर क्या होगा मेरे पास मत आना मेरे बस में नहीं रहेगा, मैं ही बच जाऊँ यही बहुत है, आपको मैं कहाँ से बचा पाऊंगा? वो कहते हैं कि देखिए कुशवाहा जी मान जाइए तो ठीक है, नहीं एक केसों की नैया पार लगाई है बीजेपी ने, दूसरा केसों हमको मिल गया है तो हम उसके सहारे पार हो जाएंगे। मैं कहता हूं कि भाई देखो, वो कहते हैं कि देखो कुशवाहा जी आप क्या जितनी कोशिश करो, ये हम तय करेंगे कि मौर्य का नेता कौन होगा, ये हम तय करेंगे कि पाल का, प्रजापति का, कश्यप का, निषाद का नेता कौन होगा। मैंने कहा भाई आप अपना नेता तय करो, लेकिन हमारा नेता कौन होगा ये तो हम तय करेंगे ना, आप कैसे तय करोगे? लेकिन वो कहते हैं कि नहीं आपका भी नेता हम तय करेंगे। अब बताओ हमारा नेता वहां से तय होना चाहिए कि हमसे तय होना चाहिए? हैं? वो चाहते हैं कि हमारा नेता भी वो तय करे, और वो कहते हैं हम तो वही नेता बनाएंगे ना झोला लेके जो हमारा चलेगा, जो हमारे साथ कहेगा कि जी, जैसे हम नहीं कहते थे जी बहन जी। है? देखो भाई मैं तो पहले चमचागिरी किया हूँ ना, 10 साल पहले तो मैं रहा हूँ ना बहुजन समाज पार्टी में चमचा, मैं मालिक थोड़ी था, मैं तो चमचा था ना। और अगर फिर से चमचा बनाना हो तो बताइए भाई उधर चले। और अगर मालिक बनने की इच्छा हो, इंसाफ लेना हो, अपने बच्चे का हक अधिकार लेना हो, किसान को हक अधिकार लेना हो, तो फिर जो मैं कहता हूँ उस विचार के साथ करेंगे। मैं आप सब लोगों के सामने इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा वोट तो वो लेना चाहते हैं, पिछड़े का, दलित का, गरीब का, कमजोर का, मुसलमान का वोट तो वो लेना चाहते हैं, हिस्सा नहीं लेना चाहते। और अगर हिस्सा लेना है तो आपको एक चीज की चर्चा करनी पड़ेगी। जिस दिन आप ये बात शुरू कर देंगे कि हम लोग तो भागीदारी संकल्प मोर्चा और जन अधिकार पार्टी के साथ हैं, जन अधिकार पार्टी जहां कहेगी, जो कहेगी वही करेंगे, जिसको कहेगी उसी को वोट करेंगे, और जिसको नहीं करेगी उसको वोट नहीं करेंगे। और जिस दिन आप गली गली ये चर्चा कर देंगे, पिछड़े, गरीब, दलित, मजलूम, तो आप यहाँ चर्चा करेंगे, मैं लखनऊ में मैं उनको ठीक कर दूंगा। और अगर आप ये चर्चा नहीं करेंगे, अगर आप सौदा कर लेंगे कॉलोनी में 6000 रुपया में, गैस सिलेंडर चूल्हा में, शराब की बोतल में अगर आप बिक जाएंगे और अपना सौदा कर लेंगे, तो मुझसे कौन करेगा? जब आप खड़े रहेंगे और उनको पता होगा कि बिना कुशवाहा जी के बात नहीं बनेगी, तो फिर वो मुझसे आएंगे। आप सौदा करोगे 2000 5000 कॉलोनी में, सौदा मैं भी करूंगा आपका, लेकिन मैं सौदा करूंगा कि किसान को बिजली फ्री मिले, मैं सौदा करूंगा कि बच्चे को रोजगार मिले, मैं ये करूंगा कि किसान को खाद बीज सस्ता मिले, हमारे बच्चों को भी न्याय मिले, हमारे बच्चों को भी शिक्षा मुफ्त मिले, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा हो।
मैं हिस्सा मांगूंगा, मैं भागीदारी मांगूंगा, तो आपके सौदे में और मेरे सौदे में फर्क रहेगा। लेकिन ये तभी मेरे पास आएंगे जब आप अपनी जगह खड़े रहेंगे। और जिस दिन आप अपनी जगह खड़े हो जाते हैं और चर्चा करने लगते हैं, तो जैसे उनको लगता है कि बात बनेगी नहीं, वैसे वो मेरे पास आते हैं, मेरे दरवाजे तक मुझे गाली देते देते आते हैं कि क्या बताएं, साले से इससे बात करना पड़ रहा है, और नहीं अगर वोट ऐसे मिल जाता तो इससे बात न करता। दरवाजे तक मुझे गाली देते देते आते हैं, जब कमरे के अंदर घुसते हैं तो कुशवाहा जी कैसे हैं, और फिर जब मुझसे बात करके जाते हैं तो बाहर फिर गाली देते हैं, कहते हैं साले से मजबूरी में बात करना है। ये बातें ये घर के अंदर की हैं, ये बताने की नहीं है। लेकिन मैं बताता इसलिए हूँ कि हमारे लोग गुमराह बहुत जल्दी हो जाते हैं। हमारा ही आदमी आपको गुमराह कर देता है, मिसगाइड कर देता है। नहीं, ये जो घर की बातें हैं कमरे के अंदर की हैं, ये कमरे के अंदर रहनी चाहिए। तो आप अगर अपनी जगह में खड़े रहेंगे तो आप ये कहना शुरू कर देंगे कि हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी, हमारा नेता बाबू सिंह कुशवाहा, फिर देखिए मैं इनको लखनऊ में कैसे ठीक करता हूँ। आप जिस दिन ये बोलना ठीक शुरू कर देंगे तो ये चाहेंगे तो कभी नहीं, ये चाहेंगे तो कभी नहीं कि इनकी पार्टी बने, इनका पार्टी आगे बढ़े। लेकिन मजबूरी में अगर इन्हें सत्ता में जाना है तो हमसे करना है। और देखो मैं उनको एक चीज़ और समझा दिया हूँ कि भाई हम तो सड़क में है ही हैं, तुम अपने बारे में सोचो, है हमें तो तुम न सही तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। 4 विकल्प है हमारे पास, तुम अपने बारे में सोचो। तुम्हें अगर मुख्यमंत्री बनना है तो तुम्हें हमारा वोट चाहिए, और नहीं जिसको बनना है वो हमसे बात करेगा। लेकिन ये तभी होगा जब आप खड़े रहोगे अपनी जगह में, और अगर आप नहीं खड़े रहोगे तो मुझे कोई नहीं पूछेगा। मुझे अकेले को कोई हैसियत नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला है मुझे। मित्रों, माताओं और बहनों और नौजवान साथियों, ये प्रयागराज की धरती में माननीय बाबू सिंह जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को जो ऊर्जा प्रदान की गई है, ये 2022 के चुनाव के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये सम्मेलन राज सत्ता को प्राप्त करने के लिए है। इस सम्मेलन को हल्के फुल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। ये राज सत्ता को प्राप्त करने का सम्मेलन है माननीय बाबू सिंह जी के नेतृत्व में। और आपको बता दें दोस्तों, जिसके पास राज सत्ता होती है उसकी बहन बेटियां सुरक्षित, जिसके पास राज सत्ता होती है उसका धर्म सुरक्षित, जिसके पास राज सत्ता होती है उसके डीएम कलेक्टर एसपी और थानेदार और जज होते हैं। और जिसके पास राज सत्ता नहीं होती है वो 5 साल से लात खाता है और अपमानित होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 4.5 साल में हमने लात दिखाए और आज भी लात खा रहे हैं। इसलिए आपको ये बताना चाहेंगे इस सम्मेलन के जरिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर राज चलाना चाहती है। लेकिन इस बात को याद दिलाना चाहते हैं, सुन लो भाजपा को, योगी और मोदी जन अधिकार पार्टी की तरफ से, जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं की उल्कार सुन लो। ये चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संगठित होने वाला साम्राज्य है बाबू सिंह के नेतृत्व में, सम्राट अशोक के नेतृत्व में संगठित होने वाली जन अधिकार पार्टी है। इसलिए भाजपाइयों, जन अधिकार पार्टी की तरफ से हम आपको चैलेंज करना चाहते हैं। हम अपने जीते जी और जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व में चलने वाले इस आंदोलन को और बाबू सिंह जी के नेतृत्व में अब आने वाले भविष्य में भाजपाइयों न तो तुम्हें केंद्र में और न तुम्हें उत्तर प्रदेश में कामयाब होने देंगे, तुम्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अब हम जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्यों? इसलिए बनाएंगे कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने यह नारा दिया है दलित समाज के लिए। देखो, ये सम्मेलन दलित समाज का सम्मेलन है, पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन है और मुस्लिम समाज का सम्मेलन है। इस सम्मेलन